ब्रेक के बाद खुशामदीद। तोला साहब ये फरमाइएगा, आप प्रिडिक्ट क्या करते हैं, हुकूमत क्या करेगी? क्या हदफ पूरा ना होने की सूरत में सेल्स टैक्स बढ़ा देगी ताकि हदफ पूरा हो जाए? करेगी क्या हुकूमत के पास? हुकूमत की चाल डाल को देखते हुए आपके पास ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं? सेल्स टैक्स नहीं बढ़ती। और ये देखें, मेरी बात सुनिए, ख्वाहिशात नहीं होती है। कोई एक सिटिंग मिनिस्टर ख्वाहिशात पे रिपोर्ट नहीं लिखता। ये तो अप्रैल के महीने में हमने दे दी थी ना, तो ख्वाहिशात होती हैं तो हम अपनी ख्वाहिशात पे लेके चलते, और आज ख्वाहिशात में से चीजें ना उठाई जाती। ये तो हकीकत पे मबनी है। और जो मेरे साथ 100 प्रोफेशनल्स की टीम थी, 7 से 8 हमारे सब ग्रुप से, और उनके एक एक जो तजर्बेकार था। तोला साहब मैं सवाल को रिफ्रेश कर लूं। मैं बिल्कुल इस बात से अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि हो सकता है कि बल्कि यकीनी तौर पर आप से हम बड़ा अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, इको सिस्टम है, इसमें माफियाज जो है वो जगह जगह बैठे हैं कि जो किसी भी इस्लाह के अमल को रोकते हैं। तो ज़ाहिर है कि मुझे ये महसूस होता है कि आपकी रिपोर्ट भी इसीलिए दाखिले दफ्तर हुई या जो है वो पार्ट नहीं बन सकी पूरे सिस्टम का, क्योंकि उसमें माफियाज के ऊपर शायद हाथ डाला हो। इस बात को एक लम्हे को यहीं पे रख देते हैं, लेकिन हकीकत में गवर्नमेंट की चाल ढाल देखते हुए आपको क्या लगता है कि करेंगे क्या ये लोग? देखें, एक तो अच्छा मंजरनामा है ना, बाय बुक मंजरनामा है, एक खूबसूरत मंजरनामा है जिसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी शामिल है जो आप बता रहे हैं, लेकिन उससे हट के आपको लगता क्या होगा? क्या सेल्स टैक्स बढ़ाने का ऑप्शन क्या मौजूद है? नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, मैं जो समझ रहा हूँ। मगर मेन आपको मैं बताता हूँ, ये मंजरनामा नहीं था। मंजरनामा तो ये होता ना कि मैं आपको कहता कि मैं किसी सीनिक वो जगह पे बैठा हूँ और काश यहाँ मैं भी वैली में एक घर बना लूँ। नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो सिस्टम का फ्लॉ थी, जो सिस्टम के अंदर अगर वो जो एक हमारे मोहतरम दोस्त कहते हैं ना 35 पंक्चर, तो हमने 35 पंक्चर फिक्स किए थे, 21 हमने रेवेन्यू मेजर दिए थे और 14 ब्रॉडनिंग द टैक्स के, कि जहां जहां से टैक्स नहीं आता उनको भी घेरो, और जहां जहां जो टैक्स नहीं देना चाह रहा उनको भी घेरो। तो और बाकी 32 हमने कहे थे उनको कि सिंप्लीफिकेशन करें, और 14 हमने रेस्पलाइजेशन ऑफ एफबीआर अथॉरिटी की थी। तो कोई हल्की रिपोर्ट नहीं थी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप किसी भी बड़े इदारे को लेके आए, $1 मिलियन में भी ये काम करके नहीं देगा आपको। ये रिपोर्ट आपके उन सब मुहिब वतन है, मैं किसी को ये नहीं कहता, मगर किसी एक शख्स की रेड लाइन की वजह से आप 300 बिलियन छोड़ दें, किसी एक लॉबिंग ट्रेड बॉडी जो कि अपने आप को ईमानदार कहती हो और गलत फिगरों पे रिपोर्ट बनाती हो, उसके कहने पे आप 400 अरब छोड़ दें, कोई एक पॉलिटिकल रेटोरिक पे जाके आप 250 अरब छोड़ दें, तो फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह ही हाफिज है ना। फिर तो मेरा ख्याल है IMF एक प्रोग्राम नहीं, आप अगले 10 प्रोग्राम ले लें, आपकी मैशत ठीक नहीं होती। अच्छा तोला साहब, शरह सूद में कमी का कोई इम्कान है? वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है और महसूस भी हो रहा है कि शायद हो जाए, कुछ होगा? कितना कम हो जाएगा? देखिए, मुझे एक बात बताएं, शरह सूद में कमी आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कैसे करेंगे? वो आपका लेंडर है, वो आपको जो इस वक्त रेसिपी दे रहा है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ अगले साल इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकता, जो रेसिपी उसकी है। मैं आपको भी एक चार्ट भेजता हूं जो लास्ट ईयर हमने अपने पॉलिसी चार्ट में NEC को दिया था, EC को, इकोनॉमिक काउंसिल जो होती है आपकी NEC, उसको आपने दिया था, और उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने लिखा था कि $6 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो आज 200 मिलियन पे है। तो आप इकोनॉमी की बुनियादी गलत रखेंगे तो आप मुझे बताया ब्रीथ कहाँ से देंगे? तो मईशत, आप खुद अपनी मईशत पे खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने हैं। आज आपका जो करेंसी है, मैं कह के थक गया हूं, और आपको तीसरी दफा शायद कह रहा हूं मैं कि 235 का डॉलर है, गोल्डमैन सैक, हम सब कह रहे हैं। आज आपने 280 का रखा हुआ है, 9% आपकी इन्फ्लेशन इसमें है, 9%। आप 1% के लिए मिनते तरले कर रहे हैं कि जी आप पॉलिसी रेट कम करें। मैं कह रहा हूं 9% है, और 9% का आपका जो आपका शरह सूद आप पे करें 9% एक्स्ट्रा, उसका हुजम पता है कितना है आपको? 4.5 ट्रिलियन रुपीज। तो तोला साहब, रोक क्या चीज रही है? 5 ट्रिलियन रुपीज। डॉलर रेट को बढ़ा के रखने में फायदा है किसको? कौन इसके ऊपर आपको लगता है? किसी को नहीं है। वो लोगों ने मुझे कहा कि जी एक्सपोर्टर का मसला होगा। एक्सपोर्टर का कोई मसला नहीं है। तो सर, एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारी कि हम एक्सपोर्टर की खातिर वो पूरे मुल्क को दाव पे लगा दें? नहीं, उनकी खातिर भी करूंगा मैं, मगर एक्सपोर्ट है आपकी 100, अगर $100 की अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अगेन
ऑन एन एवरेज $70 की इंपोर्ट करते हैं, तो फिर रह गया 30%। अगर मैं उनको अगर फर्ज करें ₹13.5 के हिसाब से उनको मैं दे देता हूँ ना डॉलर, रुपये में इंसेंटिव भी दे देता हूँ ना, तो 400 अरब से ऊपर नहीं निकलेंगे मेरे, और यहाँ मेरे 4000 अरब बच रहे हैं। तो भाई अगर आपको अपनी मईशत का ख्याल रखना है तो आप खुदा का वास्ता इस तरीके से रखें। अच्छा, अगर रेमिटेंस भी आ रहे हैं, अगर रेमिटेंस को भी अगर आप दे देंगे तो मैं फिर भी रेमिटेंस वालों को भी मैं ₹14 इंसेंटिव देने के लिए तैयार हूँ, मगर आप कम से कम कोशिश तो करें कि अपने पाँव पे खड़े होने की। आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे। आपके कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल आ जाते हैं और वो कहते हैं IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। भाई आप मुझे स्टडी करें, आए आप मुनाजरा कर लें, मैं आपको बताने के लिए तैयार है IMF के बगैर आप मईशत चला सकते हैं। चलें सर, अब तो प्रोग्राम के बिल्कुल करीब चले गए हैं ना IMF के, अब ये आने दें, उसके बाद फिर हमें इस पे बात करनी चाहिए, आप तमाम लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। सर ऐसा हो सकेगा? सर मेरी बात सुने, 13 से 16 का जो प्रोग्राम था ना, वो IMF की MD कह के गई थी कि पाकिस्तान को अब हमारी ज़रूरत नहीं है, मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह धरना कल्चर और ये आपके पनामा ये जो लीक्स होती है ना, उसने आपको फिर उसी जगह लाके खड़ा कर दिया। आसान कर लेना कि 5 सालों में आप IMF के, मैं उस तरफ नहीं जाता। नए पाकिस्तान के बाद पुराना पाकिस्तान भी आ गया था। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है फवाद कि हमने अपने पाँव पे खुद कुलाड़ियाँ मारी हुई हैं, बल्कि अब कुलाड़ी के पास हम अपना पाँव लेके जाते हैं, आओ गिरो हमारे ऊपर। आप मुझे बताओ ना कि ये क्या मईशत है आपकी कि आप डीवैल्यू पे डीवैल्यू किए जा रहे हैं, आप महंगाई पे महंगाई बढ़े जा रहे हैं। आपकी ब्रॉड मनी जिसकी वो जो कहते हैं ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, आप ज़रा चेक कर लें। अब हम जब कहते हैं कि जी कम हुई है एग्रीगेट सप्लाई बिकॉज की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप देखें, अब IMF ने आपको फ्रॉम बैड टू वर्स कर दिया है। 6 सालों में आपने कोई ब्रीथ नहीं ली है। 18 से आप रिगमर रोल में हैं, आप देख लें आप जा रहे हैं नहीं जा रहे। अब जब आप बाई करने लगे थे, जब आप करेंसी का आप कहते थे कि हम सेल करके स्टेबल कर दो, आपको मना कर दिया गया। अब आप बाई की बात कर रहे हैं तो आपको कहते हैं नहीं जी स्टेबल रख के बाई करो, अपने रियल रेट पे बाई ना करो, 280 पे बाई करो ताकि तुम्हारी महंगाई ज़्यादा रहे। तो मैं ये समझता हूँ, और उनकी डिक्टेशन जाए जो वो लेंडर है आपका, मगर मेरे लिए, मेरी कौम के लिए मुझे आप बता दें कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल ठीक है, कैसे ये तस्लीम करूं आपके लिए। अच्छा तुला साहब, एक आखिरी चीज़ पे और मजीद रोशनी डाल दें। इसाक डार साहब चाइना गए हुए थे, वो कहते हैं 84 इदारे पाकिस्तान में तकरीबन निजकारी के लिए तैयार हैं। तो आप निजकारी का तो पार्ट रहे हैं पाकिस्तान में, तो कोई अब इस पर सीरियस काम हो जाएगा? अल्लाह करे हो जाए। देखें होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है दुनिया में कि अगर निजकारी करनी है ना, तो आप उस इदारे को साफ सुथरा करके निजकारी कमीशन को दिया जाता है कि वो सारे मसाइल हल हो चुके हैं, अब आप गो अहेड एंड डू इट। हमारे यहाँ उल्टा सीन हो जाता है, जो जिस इदारे में सबसे ज़्यादा मसले वो निजकारी के लिए दे दिया जाता है, और फिर निजकारी कमीशन को कहा जाता है कि तुम सॉल्व करो, और फिर जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री होती है ना वो उसको सॉल्व नहीं करने देती। मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये सारी डिस्कोज, ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो जानी चाहिए थी, और आप नहीं कर पाए। ये जितना मुझे इंसेंटिवाइज करना है ना डॉलर में, रुपये में एक्सपोर्टर को या रेमिटेंस वालों को, मैं अगर सिर्फ ये निजकारी कर दूं और ये इनकी जो SOEs का लॉसेज में अगर कंट्रोल कर लूं और प्राइवेट सेक्टर को चली जाएं, तो मैं अपना डॉलर 200 रुपये पे ला सकता हूं। बिल्कुल ठीक है तुला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ माशी मामला तो ख़ास तौर पर बजट से पहले दरपेश जो मामलात हैं उसके हवाले से आगाह किया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे